देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज बात होगी एक और शपथ की। जी हां, आज असम की बात होगी, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की ताजपोशी होने जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हिमंता ने असम में बीजेपी को कैसे प्रचंड जीत दिलाई, ये हम सब जानते हैं। पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर असम में बहुमत के जादुई आंकड़े को पार किया। साथ ही एनडीए ने भी 100 का आंकड़ा पार करते हुए 102 सीटों पर जीत दर्ज की। खास बात यह है कि हिमंता के साथ 4 मंत्री भी आज शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें उनके सहयोगी पार्टी एजीपी और बीपीएफ के एक विधायक भी शामिल हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ आज जिन 4 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, बीजेपी के विधायक अजंता नियोग, एजीपी चीफ अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता चरण बोरो भी शामिल हैं, जिनके चेहरे इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। तो टीम हिमंता की तस्वीर सामने आ चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, वहां पर रंगारंग कार्यक्रमों का दौर शुरू हो चुका है। लोक संस्कृति की छटा दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी की हैट्रिक तो है ही, लेकिन हिमंता भी रिटर्न्स है। आप जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे पर पिछला चुनाव लड़ा गया था और जीत भी मिली थी, लेकिन हिमंता के हाथ में जब कमान दी गई, उस वक्त की ये तस्वीर 2021 की और फिर 2026 का ये चुनाव जो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और फिर इस बार जो जीत मिली वो प्रचंड बहुमत की जीत थी। वो ऐसी स्वीपिंग विक्ट्री थी जिसमें विरोधी दल लगभग हाशिए पर आ गए। अब से करीब 1 घंटे के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी गुवाहाटी पहले ही पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी गुवाहाटी पहुंचे हैं। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे नितिन नवीन हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, या फिर गोवा के मुख्यमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। सब कामाख्या के दर पर हाथ जोड़ते हुए, नमन करते हुए, पूजा करते आपको दिखाई दे रहे हैं। और मां कामाख्या की महिमा ही ऐसी है। मां कामाख्या शक्ति स्वरूपा के दर्शन के लिए इसलिए सभी नेता और बीजेपी का नेतृत्व यहां पर पहुंच रहा है। एक पोस्ट जो हम आपके सामने रख रहे हैं, 2021-26, इट वॉज जस्ट द ट्रेलर, 31 will unveil the full picture। आप देखिए, ये कॉन्फिडेंस है हिमंता बिस्वा शर्मा का। शपथ ग्रहण से पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि 2021 से 26 तक तो आपने ट्रेलर देखा, लेकिन 26 से 31 तक आप अब पूरी पिक्चर देखने जाने वाले हैं। तो हम करेंगे चर्चा, ये पूरी पिक्चर क्या होगी। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अमिताभ तिवारी जी हैं, सुब्रो कमल दत्ता जी बहुत स्वागत, राजकुमार सिंह जी, राहुल महाजन जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद है। शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीर और राजनीतिक पहलू हमारे सामने रखते रहेंगे, लेकिन एक तस्वीर जो वहां से सामने आ रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं, वो पिक्चर क्या होने जा रही है, एक रिपोर्ट आप देखिए। बहुत सारे लोग आए, उनसे बात करते हैं। मैम, बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या वजह आप देख रही हैं कि बीजेपी को ऐसी सफलता आप लोग असम में देती हैं? असम में बहुत सारे डेवलपमेंट आए हैं। बीजेपी सरकार पूरे भारत में डेवलपमेंट किया है, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट को लाए है। और दूसरा जो है यहाँ शांति, बीजेपी एक शांति पार्टी है जिन्होंने पूरे भारत को शांति प्रदान किया है, और पूरे विश्व में इस विश्व गुरु के रूप से भारत एक अभी सामने आए हैं। तो हम बहुत सुखी है कि हम इसी सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के हिसाब से, और बीजेपी असम में बहुत अच्छे चुनाव जीते हैं। समझ सकता हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि डेवलपमेंट की सूची इतनी बड़ी है। मैम, क्या बदल गया असम में? बहुत कुछ बदल गया है। भारत माता की जय, सभी को प्रणाम। क्या खास हुआ? खास, सबसे पहले खास मैं ये बताना चाहूंगी, पहले आप लोग भी हमको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने आते थे, लेकिन आज आए ना, प्रथम बदलाव हम यहाँ यही बोलना चाहते हैं। हमको हमेशा से लगता था असम बोले तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक मर्डर स्टेट है,
असम से ही सब कुछ नॉर्थ ईस्ट है। और हमेशा हमको ये फील होता था पहले कि नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे स्टेट्स होने के बावजूद भी मेन स्ट्रीम इंडिया वाले कभी हमको जान ही नहीं पाए, कभी हमको समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पे भी राष्ट्रवादी विचारधारा लोग है। यहाँ पे भी हमारे आसपास में सोचिए, हम लोग हमेशा कश्मीर को लेके हमेशा इशू बनाते रहे, इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी इंटरनेशनल बॉर्डर था उनकी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे इतने सारे राज्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रेटेजिक जोन को हमको हमेशा ये फील कराया जाता था कि हम कहीं के है ही नहीं। सबसे पहले बात तो ये था, हम भारत की अंश है या नहीं, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा था। ये बीजेपी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है, आज हिमंत बिस्वा शर्मा की देन है, जो आज आप भी हमें प्रश्न पूछने के लिए आए, हम 2 बात आपकी समक्ष बता पा रहे हैं, और बाकी जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं वो लोग भी हमको जान पाए कि हाँ, यहाँ पे भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए एक महिला को आपने सुना, और देवेंद्र उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि महिलाओं से ही आज की बातचीत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के साथ महिलाओं का विश्वास कैसे जुड़ता चला गया है, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर है ये। देवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बात महिलाओं से शुरू हुई, तो महिलाओं से बीजेपी का विकास और विश्वास दोनों। जी, और 3 चीज अगर देखें फैक्टर के हिसाब से, तो वो लगता है कि बीजेपी की जो चमत्कारिक सफलता असम में मिल रही है पिछले 3 चुनाव में लगातार, उसके पीछे उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली बात की ज्यादातर लोगों से बातचीत कीजिए तो उसमें एक चीज वो जो समझ में आता है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉपुलर स्कीम, इन सब चीजों का बहुत बड़ा फायदा है। हिमंत बिस्वा शर्मा की खासतौर पे देखें तो जो मामा की छवि है उसका उनको बहुत फायदा मिलता है। दूसरी चीज की घुसपैठिया को लेकर जिस प्रकार से सख्ती जताई जाती है, असम के लोगों के लिए वाकई वो एक कंसर्न है, और उस लिहाज से वो उस सेंटीमेंट से अपने आप, उस पार्टी को जो ये नैरेटिव चलाती है उस सेंटीमेंट से अपने आप को जोड़ते हैं। और तीसरी और जो प्रमुख चीज है जो आपने सुना उस महिला को, ये ज्यादातर लोग कहते हैं कि पहले हमें असम और नॉर्थ ईस्ट को ऐसे एहसास कराया जाता था कि हम कुछ है नहीं, अब हमारा नेशनल लेवल पर अगर ये से है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और वो गर्व हमें नरेंद्र मोदी ने दिया, वो गर्व बीजेपी ने दिया, और उसी गर्व को हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की सफलता के पीछे का पूरा जो गणित है, जो नैरेटिव है, वो किस कदर है। और निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत खास चीज है कि 2015 में हिमंत बिस्वा शर्मा आए, 2015 के अगस्त में अमित शाह ने सीधे सीधे उनको ज्वाइन कराया था, और 2015 में आने के बाद पीछे मुड़ के उन्होंने बीजेपी में नहीं देखा, और 2021 में जब मुख्यमंत्री बने तब, और इस बार जब उनके चेहरे पे चुनाव हुआ, और अपने दम पर बीजेपी को सफलता हासिल दिलाना। और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है, हिमंत बिस्वा शर्मा के पास वो सब कुछ है। अगर पूरे देश के स्टेट के हिसाब से देखें तो असम वो राज्य होगा जहां पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप को सबसे कम मेहनत करना पड़ता है इलेक्शन रिजल्ट हासिल करने के लिए, और उसमें वो अपने आप में बताता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा की उपयोगिता कैसी है। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं किन्हीं से अजीत जी ये बात समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हिमंत बिस्वा शर्मा के पास वो कौन से हथियार हैं जो इन्हें इतने मजबूत बनाते हैं। तो जो पहली ही बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि ध्रुवीकरण के साथ जो विकास का कॉम्बिनेशन हिमंत बिस्वा शर्मा लेकर चल रहे हैं, ये वो कॉम्बिनेशन है जो उन्हें विजय दिलाता है। एक तरफ जहां पर आप लव जिहाद की बात करते हैं, मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, वक्फ की बात करते हैं, मियां मुसलमान आप करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी की पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी अब हिमंत बिस्वा शर्मा की इस शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे। शुभकामना, शुभेच्छा, और आने वाला दिन में कोऑपरेशन होना भी चाहिए। ये माँ कामाख्या का भूमि है, मैं पहले माँ कामाख्या को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और हमारी असम का सब जनता जनार्दन को बधाई देता हूँ। केवल असम नहीं है, बंगाल का चुनाव में जो भाजपा का इतना बड़ा शानदार जीत मोदी जी का नेतृत्व में हुआ है, उसमें असम का जनता और बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का नेतृत्व में वो लोग भी बहुत कोऑपरेशन किया। मैं आभारी हूँ। आने वाला दिन में उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, हम सब एक साथ, सिक्किम, जो मोदी जी का जो स्वप्न है पूर्वोदय का विकास, उसके एक साथ काम करूंगा।
हेमंत जी मेरा बड़ा भाई है, मेरा साथ बहुत अच्छा रिलेशन बहुत दिन से है। वो मुझे बहुत मदद करता है, एक साथ काम करता हूँ। उनको देख के भी बहुत सीखना है। रात 1 बजे 1:30 बजे खुद सीएम ने फोन पकड़ता है, रिस्पॉन्स करता है और इतना डाउन टू अर्थ है। इसलिए हेमंत जी का आने वाला दिन में बना एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनको एक्सपीरियंस में मैं काम में लगाऊंगा। आप बोल रहे थे कि हेमंत का इस टाइम से काम होगा बोल के बोल रहे थे। देखिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए जो काम असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, वो काम बंगाल में पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। हमारी गृह मंत्री जी बार बार मीटिंग में बताया, ये जो घुसपैठिया का जो हमारी बड़ा समस्या है, उसको किस तरीके से असम त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आने का बाद ये आज घुसपैठिया खत्म हो गया है। इसे बंगाल में भी एक तुष्टीकरण की सरकार था, तो सरकार ने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया, देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था। इसलिए जो खास करके घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर और हमारी बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए आसाम ने जो कदम उठाया, वो कदम बंगाल में भी उठाना चाहिए। वो काम काल पहले कैबिनेट से हम लोग शुरू कर दिया। सब अच्छा रही, ये टाइम हो रहा है, पीएम साहब को पहले पहुंचने चाहिए। तो जो बात उन्होंने कहा कि हिमंता मेरे बड़े भाई हैं और मेरा लगातार उनके साथ सहयोग बना रहा, और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं, ऐसे में एक दूसरे के साथ सहयोग रहेगा। तो जो बॉर्डर वाली समस्या है, जहां घुसपैठियों की समस्या है, उस पर भी बहुत जल्द काम होगा। और आप जानते ही हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में के बाद ही जब अगला जो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार किया है, वो इसी बात का है कि वो जल्द से जल्द बीएसएफ को जमीन मुहैया कराई जाएगी और वहां पर बॉर्डर फेंसिंग होगी। तो मैं हथियारों की बात कर रही थी कि ध्रुवीकरण के साथ साथ अजीत जी, जो विकास का कॉम्बिनेशन हिमंता लेकर चले हैं, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, एयरपोर्ट भव्य बना देना हो, रेल की सुविधा बेहतर हो जानी हो, सड़कों का नेटवर्क अच्छा हो जाना हो, तो ये जो ध्रुवीकरण और विकास का कॉम्बिनेशन है, ये हिमंता को जीत के दरवाजे तक लेकर आता है। बिल्कुल। ये अभी जो देवेंद्र जी ने 3 बातें कही, उन तीनों बातों पर बड़े उनको उस पर थोड़ा विस्तार से हम लोग को चर्चा करनी चाहिए है। लेकिन उसके पहले एक बात हम बताएं जो अभी शुभेंदु अधिकारी ने कही है। शुभेंदु अधिकारी ने एक बात कही, आप लोगों सबने नोटिस किया होगा कि 1 बजे रात को फोन पकड़ता है। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा को अब रात में फोन करें 1 बजे तो वो फोन उठाते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में एक नए ब्रीड के लीडरशिप की झलक है, एक नई पीढ़ी की जो लीडरशिप आई है। अब हम लोग जो पुराने रिपोर्टर्स हैं, राजकुमार जी हैं या राहुल जी, ये बताएंगे, पहले एक समय था कांग्रेस कवर करना नाइटमेयर होता था और बीजेपी कवर करना सबसे आसान होता था। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और जो भी प्रवक्ता होता था वो आता था, उम्मीदवारों की लिस्ट पढ़ देता था। 4 बजे आप लिस्ट लेके घर जाइए, मतलब ऑफिस जाइए, खबर लिखिए और अपने घर जाइए। 6 बजे तो बीजेपी के कार्यालय में सन्नाटा हो जाता था, 6, साढ़े 6, 7 बजते जब गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के आए तब चीजें बदलनी शुरू हुई। कांग्रेस नाइटमेयर था, मतलब कांग्रेस के नेता शाम में 6 बजे आते थे कार्यालय में और रात में 1 बजे 12 बजे रात को लिस्ट निकल रही है, कभी 10 नाम घोषित हो रहे हैं, कभी 20 नाम घोषित हो रहे हैं, कोई लिस्ट लेकर के यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है। नेता रात भर जगते थे कांग्रेस के। अब ये चीजें रिवर्सल में आप देखिए, बीजेपी के नेता सारी रात जगते हैं। ये जो ऐसा कल्चर आ गया है कि राउंड द क्लॉक बीजेपी अब काम करती है। सर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से दरअसल ये चलते हैं, शायद कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से चल रही होगी। टाइम अब कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी कार्यालय में भी नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो नई लीडरशिप है बीजेपी की, हम ये कह रहे हैं कि सारे ऐसे हैं। भाई आप अमित शाह को देखिए, वो भी रात में 1 बजे 2 बजे रिस्पॉन्ड करने को तैयार होते हैं। तो ये पहले कांग्रेस में ऐसा होता था कि 2 बजे रात को टाइम देते थे। अहमद पटेल, पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं, 2 बजे रात को मिलने, हम गए हुए हैं, रात में 2 बजे टाइम आता था कि 2 बजे रात को मिलेंगे। तो ये अब ये भारतीय जनता पार्टी में है कि राउंड द क्लॉक बीजेपी काम करे। खैर वो एक छेपक की तरह बात आ गई, जो हम लोग बात शुरू करनी थी वो कह रहे थे। उसमें एक नैरेटिव जो देवेंद्र जी ने कहा, वो एक नैरेटिव ये है, एक नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने सेट किया है। उन्होंने कहना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट को अब तक इग्नोर किया गया है, और एक हद तक सही भी है ये बात कि इग्नोर किया गया। उन्होंने ये नैरेटिव स्टैब्लिश किया कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भी कांग्रेस के सरकारों ने अनदेखी की है और हम पूर्वोदय कर रहे हैं। अब ये नैरेटिव इतना स्टैब्लिश हो गया है कि अब किसी नेता को कहने की जरूरत नहीं, ये आम आदमी ये बात कह रहा है। इसी तरह से जो दूसरी बात देवेंद्र जी ने कही कि वो जो घुसपैठ है, उस घुसपैठ को 2 पहलू में करिए। घुसपैठ है सिंपल,
काफ़ी हिंदू भी आए हैं, बांग्ला भाषी हिंदू भी आए हैं 1971 के बाद या आज़ादी के बाद से ही। लेकिन जो मियाँ मुसलमान वाली बात कही हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उस घुसपैठ के या बाहर से आए लोगों को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो वो है जिनको सीए के तहत नागरिकता मिलेगी, और दूसरा वो जो मियाँ मुसलमान है। उसी की बात आप कह रही थी कि वो जो पोलराइजेशन है वो कंप्लीट है। उस पोलराइजेशन को अब वो अपने आप में एक बात का संकेत है कि 102 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं होगी। ठीक, वो एक चीज होगी। और पहली चीज जो आपने कहा विकास, उस पर हम लोग चुनाव के समय भी चर्चा कर रहे थे। असम का जो नया गुवाहाटी का एयरपोर्ट बना है, आप देखिए उसकी तस्वीरें देख करके लोगों ने कहा था कि ये कहीं बाहर की तस्वीर लगा दी है लोगों ने। इस तरह का एयरपोर्ट बना है। इसके साथ अब एक दूसरा बिंदु ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया, इस पर अमिताभ जी देखिए, हर सीट, हर डेटा, हर बूथ से इंफॉर्मेशन तो आना ही आना, लेकिन साथ ही साथ अपने विरोधी दल में भी तोड़फोड़ मचा देना, ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहा है। एक्चुअली एक पहली बात तो जब गौरव गोगोई स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंस हुए, उसके बाद एक्स प्रेसिडेंट भूपेन बोरा और एक और एमपी भी छोड़ करके चले गए, बरदोलाई, दोनों छोड़ करके चले गए, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा काफ़ी सालों से कांग्रेस में हैं, उनकी जान पहचान पकड़ कांग्रेस में है। इनफैक्ट एक चैनल के कॉन्क्लेव में तो उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी के 30 कैंडिडेट तो मैं डिसाइड करूंगा। सर मैं दिखा दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, और एक बार फिर से 2 ही दिनों के अंतराल में हम एक और मौका देख रहे हैं। शनिवार को शपथ ग्रहण बंगाल में हुआ, और अभी 2 ही दिन का वक्त बीता है। फिर से आप लोगों को बीजेपी की ताकत देखेंगे, एनडीए की ताकत देखेंगे, और जब जब हिंदू हृदय पर राज करने वाले नेताओं की बात होगी, हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स की बात होगी, तब आपको अब वो 3 चेहरे और दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। और शुवेंदु अधिकारी को तो बकायदा उन्होंने जब भगवा पटका पहनाया था तो क्या उस वक्त सभागार में गूंज उठ गई थी लोगों की, और क्या हल्ला वहां पर हो गया था। तो ये तस्वीरें भी हम दर्शकों के सामने रखते चले। अमिताभ जी, तो एक चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने बोला भी था कि कांग्रेस पार्टी के 30 कैंडिडेट तो मैं डिसाइड करूंगा। अब आप माइक्रो मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं तो 102 सीटें, अगर 126 सीटों में से कोई पार्टी जीत रही है तो 81% ऑफ द सीट जीत रही है, यानी 3/4 से भी बड़ा मैंडेट है। दूसरा विपक्ष जैसे कांग्रेस पार्टी अगर 19 सीटें जीत रही है तो 18 तो वो ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन या माइनॉरिटी पॉपुलेशन 50% से ऊपर है। जो 22 सीटें जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, उसमें भी असमीज मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम के बीच में जो एक रिफ्ट उनके स्टेटमेंट से पैदा हुआ, उसकी वजह से एजीपी भी 2 सीटें जीत करके आ गई। यानी इनका जो अलायंस पार्टनर है जिसने 7 या 8 मुझे लगता है कि असमीज मुस्लिम को टिकट दिया था, उसमें से 2 तो एनडीए जीत करके आ गई। देखिए हुआ क्या है कि जो एक असमीज एथनिक आइडेंटिटी थी उसका असिमिलेशन हुआ है ओवरऑल हिंदू आइडेंटिटी में। दूसरी बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये कॉकटेल है, हिंदुत्व, अग्रेसिव हिंदुत्व, घुसपैठियों को रोकना, इलीगल इमिग्रेशन, थ्रेट टू डेमोग्राफिक चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो वहां पर जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार के अंडर बिहार के पहले 5 सालों में या 10 सालों में ग्रोथ हुआ था, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसाम के लोगों ने पहले देखा नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है वो विजिबल डेवलपमेंट होता है, वो दिखता है। और उसके साथ कॉकटेल में ऐड हो गया आपका वेलफेयर स्कीम्स, महिलाओं के लिए अरुणोदय स्कीम, 40 लाख महिलाओं को लगभग 10,000 रुपए, है ना, और फिर युवाओं को स्कॉलरशिप। तीसरे लीडर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, नेहरू और शिवराज सिंह चौहान के बाद, जिसे लोग अपने फैमिली के नाम से पुकारते हैं, यानी मामा। यानी आज वो युवाओं और महिलाओं के वहां पर मामा है। तो ऐसी एक उन्होंने एक एस्टैब्लिश कर लिया अपना एक इमोशनल कॉर्ड। मैं इसी माइक्रो मैनेजमेंट पर देवेंद्र आपको भी इसमें शामिल करती हूँ कि जब माइक्रो मैनेजमेंट की बात होती है तो हेमंता को बीजेपी में शामिल करते वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, या यूं कहूं कि मोदी और शाह ने ये तो तय ही किया था कि बात केवल आसाम की नहीं है, बात पूरे पूरब की है, पूरे पूर्वोत्तर की है।
बिल्कुल मीनाक्षी, और जब हेमंत विश्व शर्मा को बीजेपी ज्वाइन कराया जा रहा था तब उन्हें ये कहा भी गया था कि आप आ रहे हो बीजेपी में तो ये सिर्फ असम के लिए नहीं, और आपका कद को हम लोग बहुत बड़ा करेंगे और आपकी उपयोगिता जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा को इस बात का मलाल था कि राहुल गांधी उनको ठीक से तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी बात तक नहीं सुनी, और वो डॉग वाला एपिसोड सब कुछ जानता है। तो उस कंडीशन में उस माहौल को लेकर कोई व्यक्ति आ रहा, उस तरह के सेंटीमेंट को अपने अंदर कोई लेकर आ रहा और वहाँ पर बीजेपी इस बात को कह रही है, तो हेमंत विश्व शर्मा भी उसी उत्साह से लगे, तो ये नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काम भी किया। और आसाम के हिसाब से अगर बात करें तो एक एक सीट पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रहा है, ये उनको बखूबी मालूम है। और क्राइसिस से निपटना मीनाक्षी उनकी सबसे बड़ी खासियत कही जा सकती है कि उससे बखूबी बखूबी निपट लेते हैं। जैसे हाल के दिनों में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था जब सिंगर जुबिन गर्ग का निधन हुआ, और वो ऐसा क्राइसिस था जिसने एक तरह से पूरे असम को उबाल कर रख दिया था। आज भी जब मैं लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, या पिछली ट्रिप में भी जब मैं आया था तो लोगों से बात कर रहा था, तो एक तरह से आप कहें कि वो उनके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रही थी कि कैसे ऐसा हो गया। इतना लोकप्रिय सिंगर जो कि असम के हर घर में शामिल था, उस क्राइसिस को भी हेमंत विश्व शर्मा ने बखूबी निपटा, बखूबी हैंडल किया, उस सेंटीमेंट को बखूबी हैंडल किया, अपने आप को उसके साथ जोड़ के। और बीजेपी के एक बड़े नेता का ये कहना था मीनाक्षी कि हम लोग तो एक बार ही घबरा गए कि जब पूरा असम एक तरह से सड़क पे है जुबिन को लेके, तो न जाने इसका चुनाव पे क्या असर पड़ जाएगा, कांग्रेस पार्टी से कैसे भुना लेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। तो असम हेमंत विश्व शर्मा एक तरह से असम की पूरी नब्ज पहचानते हैं, नॉर्थ ईस्ट की नब्ज पहचानते हैं, और इस लिहाज से न सिर्फ असम बल्कि नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में अगर क्राइसिस हो तो गृह मंत्री अमित शाह का पहला फोन हेमंत विश्व शर्मा को ही जाता है उसे हैंडल करने के लिए। जी मीनाक्षी। देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ। एक तस्वीर और जो हमने पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखी थी, और बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी और सोशल मीडिया पर घूम रही थी, और उसमें पूछा जा रहा था कि इसका कैप्शन आप क्या देंगे। वो 3 तस्वीरें किसकी थी? एक तस्वीर में ही योगी आदित्यनाथ थे, शुभेंदु अधिकारी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा थे, और उसके बाद पूछा जा रहा था कि इस पर आप क्या कहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें बहुत जल्द आपके सामने होगी। तमाम गणमान्य मेहमान जो हैं इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। एक एक करके सबके पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों, अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को आपने देखा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी एक तस्वीर की मैं बात करी थी ब्रेक पर जाने से पहले, दत्ता जी, वो तस्वीर खूब सुर्खियों में रही। आज एक बार फिर से वो तस्वीर खूब घुमाई जा रही है कि ये जो हिंदुत्व के जो 3 चेहरे हैं, जिनमें से 2 पूरब के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हैं, ये एक नई बीजेपी की लीडरशिप ऐसी तैयार हो गई है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ डेवलपमेंट की पॉलिसी को साथ लेकर चलती है। बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी जी, आपके इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि आसाम से ही हूँ, मेरा जन्म स्थान आसाम है, तो आसामिया एक सेंटेंस आसामिया में बोल के फिर शुरू करता हूँ। शिवसागरर महादेवक प्रणाम करी और नीलांचलर माँ कामाख्या प्रणाम करी मैं अपनी बात रखता हूँ इस सवाल का। इसको मैं हिंदुत्व मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहता हूँ। यानी कि डेवलपमेंट गुड गवर्नेंस की तो मिश्रण है ही, पर उसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कूट कूट से भरा हुआ है। क्योंकि उसके बिना मैं समझता हूँ कि भारत जैसे पुण्य भूमि के लिए अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर ना हो, सनातन की झलक अगर ना हो, तो वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है। देवी माँ की और भगवान राम और आपके महादेव की भूमि है ये। यहाँ पे 91 शक्तिपीठ है भारत में और 12 ज्योतिर्लिंग है, और भगवान राम तो कण कण में बसे हुए हैं। तो नेचुरल है कि आस्था तो होगा ही, आस्था के साथ साथ विकास भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर के लिए जिस तरह का उन्होंने सम्मान दिया है, अष्टलक्ष्मी का उल्लेख करते हुए हैं, ये अष्टलक्ष्मी के बारे में कभी किसी ने उससे पहले सोचा भी नहीं था। समझना तो दूर की बात है। बचपन मेरी आसाम में गुजरी है, गुवाहाटी पे। मैंने देखा है कि गुवाहाटी शहर का क्या दुर्दशा था, और आज आप अगर गुवाहाटी ने हो, शिवसागर चले जाइए, ग्वालपारा चले जाइए, धुबरी चले जाइए, आपके ननिहाल धुबरी से हैं, वहाँ चले जाइए, सिलचर चले जाइए, हर जगह पे विकास दिखाई देता है। गुवाहाटी शहर जिस तरह का उन्नति और प्रगति हुआ है गुवाहाटी शहर में, मैं तो अचंभित रहता हूँ।
अब भाई साहब ने गुवाहाटी गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। वो आप अगर जाएंगे तो लगता है कि पता नहीं है, शायद आप यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और नया जो गोपीनाथ एयरपोर्ट का जो नया जो डिपार्टमेंट बना है और जो नया रास्ता बना है, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अहम और मुख्यमंत्री लोगोट इनॉग्रेट किए हैं, वो तो अपने आप में एक दृश्य है देखने लायक। वहाँ पे पूरी असम की संस्कृति भी है और उसके साथ साथ ऐसा विकास है डेवलपमेंट का कि न्यूयॉर्क जैसे शहर का एयरपोर्ट शर्मा जाए उसके सामने। अभी अभी देवेंद्र उसी एयरपोर्ट पर उतरे होंगे। देवेंद्र, विकास की कहानी जो अभी यहाँ पे दत्ता जी बता रहे हैं कि इतना परिवर्तन हुआ है जो वहां पर जाने वाला ही बता सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो कि इस एयरपोर्ट की बात करें तो वाकई जो दूसरा एयरपोर्ट बना है, अब 2 टर्मिनल यहाँ पे हो चुके हैं और दूसरा वाला बहुत खूबसूरत है और असम के का जो आर्किटेक्चर फ्लेवर होता है उसके हिसाब से बैम्बू के आधार पे उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया। तो एक चीज फायदा उसका ये होता है कि लोगों को यहाँ सुविधाएं मिली, और दूसरी चीज ये कि उनको प्राइड होता है। जैसे बहुत सारे लोग इस बात को गर्व से कह रहे थे कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना है वो देश का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। तो ये प्राइड डेवलपमेंट को लेकर जताना और ये एहसास देना समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो सबसे बड़ी देन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक नैरेटिव चलाया कि कांग्रेस पार्टी ने या पहले के दौर में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को दरकिनार रखा गया, बल्कि डेवलपमेंट करके फिर अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो फिर वो बात लोगों को ज्यादा समझ में आती है। जैसे काजीरंगा वाले रूट पे जिस प्रकार का एनएच का बनना, और तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि असम का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप उठाकर देखें तो ये समझ में आएगा कि पिछले 10-11 सालों में किस लेवल का बदलाव हुआ है। तो आपके पास वेलफेयर स्कीम भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, नैरेटिव भी हो, संगठन भी हो, लोकप्रिय चेहरा भी हो, प्रदेश के स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये सारे फैक्टर होने के बाद कोई पार्टी चुनाव हार जाए वो हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज जो मैं ये कहता हूं वो ये कि अगर प्रदेश के स्तर पर डिलीवर करने वाली सरकार हो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सारे ऐसे ही अपने आप में कमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रदेश का चेहरा भी यहाँ के लिहाज से बहुत लोकप्रिय है। और जो हिंदुत्व की आप बात कह रही हैं मीनाक्षी, उसमें दिलचस्प ये है कि इन तीनों चेहरे को अगर आप उठाकर देखें तो ये मूल रूप से बीजेपी वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ हालांकि बीजेपी से लंबा समय से उनका संपर्क रहा है, फिर भी उनकी अपनी उनका अलग एक संगठन चलता था। और शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा की तो बात करें तो ये तो दूसरे दल से आए हुए लोग, लेकिन अपने आप को आकर उन्होंने बीजेपी में इतना ढाला कि जो मूल रूप से बीजेपी के कई सारे लोग हैं वो भी उनसे सीख लेते होंगे उनकी लाइन को लेकर। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की हम बात करें, जो गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई की सरकार में राजकुमार जी नंबर 2 की हैसियत वाले नेताओं में से गिने जाते थे हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन ये कांग्रेस की मैं क्या कहूं कि उनकी ना समझी रही या उनकी अदूरदर्शिता रही। हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा हो गए और उन्हें बीजेपी को एक और बड़ी जबरदस्त जीत हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर मिली। 3 चेहरों की हम बात करें, देवेंद्र ने भी उसमें एक पहलू ऐड किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले 3 चेहरों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि नई भाजपा का जो चेहरा है उस चेहरे को ये लोग कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वो चेहरा प्रखर हिंदुत्व का है। हिंदुत्व भाजपा की पुरानी पहचान रही है, जनसंघ के जमाने से रही है, लेकिन जो प्रखर हिंदुत्व है या आप उसको थोड़ा आगे बढ़े तो एसर्टिव हिंदुत्व, आक्रामक कहना तो अच्छा नहीं होगा, जो एसर्टिव हिंदुत्व है उसको रिफ्लेक्ट करता है और डेवलपमेंटल पॉलिसीज पॉलिटिक्स उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो नई भाजपा है अपनी विरासत के साथ, विकास के साथ और चुनाव जीतने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उसका है। आपने हेमंता की बात कही, मैं हेमंता बिस्वा शर्मा को परफेक्ट पॉलिटिकल कॉकटेल के रूप में देखता हूँ। असम में अगर बात करें तो 3 बड़ी राजनीतिक धाराएं समझ में आती हैं। असम में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ असम की पहचान को लेकर, असम गण परिषद के ज़माने में, उल्फा के ज़माने में। तो हेमंता बिस्वा शर्मा की शुरुआत होती है असम गण परिषद से। असम पर सबसे ज़्यादा शासन किया कांग्रेस ने, वो कांग्रेस में रहे। और आपने जैसा कहा कि गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई की सरकार में 3 बार मंत्री रहे और उनके राजनीतिक शिष्य कहिए रणनीतिकार के तौर पे माने जाते थे। और तब भी उनकी छवि वैसी ही थी, काम करने वाले नेता के तौर पर, डिलीवर करने वाले, जो परिणाम दे सकता।
लेकिन कांग्रेस उनकी क्षमताओं को, उनकी उपयोगिता को शायद महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस शायद आज में जीती है और बीजेपी भविष्य पे भी नजर रखती है। इसीलिए बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को अपनाया, और न सिर्फ अपनाया, जैसे देवेंद्र पाराशर बता भी रहे थे, उनका भरपूर उपयोग किया। उनके आने के बाद ही पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का विस्तार होता है, सरकारें बनती हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के जरिए एक चीज और जो हम समझ सकते हैं, अभी देवेंद्र पाराशर भी बता रहे थे कि जो ये 3 चेहरे हैं, तीनों मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, संघ की संस्कृति से नहीं आए। अब इसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहीं कंप्रोमाइज किया चुनाव जीतने की जरूरत के हिसाब से, लेकिन आप इसको देखिए, मैं जो देखता हूं, ये वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति दोनों के बीच एक संतुलन है। जहां आप लैग करते हैं या कोई आपके साथ एड ऑन कर सकता है, आप उसको एडॉप्ट करते हैं। वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति, वैचारिक और चुनावी राजनीति, राहुल जी जो अभी राजकुमार जी बात कर रहे हैं कि वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति, उन दोनों का जबरदस्त कॉकटेल है हेमंत बिस्वा शर्मा में भी। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को बढ़ाया है, और अलायंसेस की जो शुरुआत है बीजेपी के साथ, बाकी सारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें अलायंसेस को सख्त करने में या फिर उसको सुदृढ़ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स का सवाल है, वो थोड़ी बाकी देश के राज्यों से थोड़ी डिफरेंट है। हमेशा से नॉर्थ ईस्ट में जो वेरियस राज्य हैं, उनकी जो सत्ताधारी दल हैं, वो हमेशा सेंटर से अलाइन करने में लगे रहे। हमेशा से कोशिश उनकी ये रही है कि सेंटर के साथ अलाइनमेंट उनका अच्छा रहे। आपको याद होगा प्रफुल्ल कुमार महंता की जो सरकार थी, एजीपी मतलब असम गण परिषद की, उस समय भी वाजपेयी के समय में एजीपी ने बाकायदा सेंटर में वाजपेयी के साथ मतलब एक अलायंस किया था, और वो स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे कई बार, और सेंटर में जो है वो पार्ट थे एनडीए का। तो अलाइनमेंट हमेशा से रहा है। अब उसमें ऐड क्या हुआ है, एक तो हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा स्ट्रांग लीडर ऐड हुआ, दूसरा हिंदुत्व की बात ऐड हुई है, तीसरा वहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऐड हुआ है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर वहाँ पर लोगों की जो एक कोशिश है या पार्टियों की कोशिश है कि सेंटर से अलाइन रहना है, ये सारी एक साथ मिलकर जो है वो बीजेपी की सक्सेस की कहानी कहता है। बहुत ज्यादा वक्त अब बाकी नहीं है, 10 बजकर तकरीबन 38-40 का वक्त हो रहा है, और अब से करीब 1 घंटे के अंदर ही आप तस्वीर देखेंगे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे गुवाहाटी में, और हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ लेते हुए आपको मंच से दिखाई देंगे। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस प्रांगण की तस्वीरें हैं जहां पर आज ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। मंच सजकर तैयार हो गया है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि मां कामाख्या की धरती है, इसलिए जो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेगा वो पहले कामाख्या के दर्शन करते हुए पहुंचेगा। एनडीए की अगर हम घटक दलों की भी बात करें, वो तमाम नेता भी आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को देखा, वो भी कामाख्या मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रणाम किया। तो ये एक तरीका है, और ये सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं है। देवेंद्र, ये आप कह सकते हैं कि एनडीए किस तरह से चुनाव लड़ती है, कैसे अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है, कैसे वो नामों का चुनाव करती है जो उनकी विचारधारा के साथ साथ विकास की भी राजनीति कर सके। ये आज सब कुछ एक मंच पर एक बार में ही प्रदर्शित हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और कॉन्ट्रडिक्शन में कोऑर्डिनेशन आप कर पाए, गठबंधन की यही ताकत और यही खूबी होती है कि आप कैसे उसको करें। जैसे असम के संदर्भ में आप देखें तो एजीपी असम गण परिषद अपनी रीजनल आइडेंटिटी पर भी बहुत जोर देती है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का लगातार जोर नेशनल आइडेंटिटी को लेकर रहता है। लेकिन एनडीए असम के असमीय पहचान के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हुए एजीपी को भी साथ रखा है, दूसरी तरफ बीपीएफ को भी आप देखें तो उनको भी साथ रखा है, और अपने दम पर बहुमत आने के बावजूद पहले ही छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार, जैसे बीजेपी बहुत आसानी से कह सकती थी एजीपी और बीपीएफ को कि आगे जब विस्तार होगा जल्दी
तो फिर आपके सदस्यों को शामिल किया जाएगा। आज क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए हमारे अपने लोगों को एडजस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 4 लोग अगर शपथ ले रहे हैं तो उनमें से 2 एनडीए के घटक दलों को दिया जा रहा है कि 1 सीट दोनों दलों को। तो ये खूबी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की अगर आप देखें कोलिशन पॉलिटिक्स पे, तो उस पर जोर रहता है। दूसरी तरफ उदाहरण उठा के देखें आप तमिलनाडु का, कि वहां पर रातों रात में कांग्रेस पार्टी डीएमके का साथ छोड़ दी। साथ छोड़ना भी था तो डीएमके को भरोसे में लेकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन उस काम को कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, जिसके चलते उनके अपने एलाइज के अंदर असंतोष उभरा। तो बीजेपी उस काम को बखूबी करती है। आज भी आप यहाँ एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकले गुवाहाटी एयरपोर्ट से, तो जो नेताओं के होर्डिंग्स लगे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के या गृहमंत्री अमित शाह के या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के या राजनाथ जी या हेमंत बिस्वा शर्मा के होर्डिंग लगे हैं, बल्कि एक एक एनडीए का नेता, वो चाहे वहां पे पवार हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के कोई नेता हो या शिंदे हो या बिहार के सम्राट चौधरी हो, एक एक एनडीए के नेता का होर्डिंग लगा हुआ है। और 2 चीज उसमें बहुत खास नजर आ रही है, एक तो ये सारे होर्डिंग्स, और दूसरी तरफ कम से कम 20-30 जगह ऐसे थे जहां पे असम के लोकल कल्चर से संबंधित वहां पे नाच गाने डांस और वहां के लोक नृत्य वाले सारे कार्यक्रम हो रहे थे। तो असमिया पहचान, असमिया कल्चर को साथ रखना, अपने संगठन को मजबूत रखना, एनडीए घटक दल को मजबूत रखना, पॉपुलर फेस रखना, डेवलपमेंट करना और नैरेटिव चलाना, ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि इस खूबसूरत तस्वीर को बना रही है। मीनाक्षी, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप इस आइडेंटिटी और कल्चर की करते हैं दत्ता जी, मुझे याद आ रहा है आज से 10-12 साल पहले जब मैं आसाम गई थी, तो खास तौर पर अपर आसाम की अगर बात करें तो वहां पर एक टेंडेंसी थी कि ये बंगाली एसएमईस है, ये बिहारी एसएमईस है, ये मारवाड़ी एसएमईस है, क्योंकि मैं भी वो मारवाड़ और एसएमईस वाला कॉकटेल हूं। तो ये वहां पर एक लोगों के अंदर चलन सा था कि क्योंकि मारवाड़ से कनेक्शन है, क्योंकि बिहार से कनेक्शन है, तो ये अपने नहीं है। लेकिन वो जो दूरी है वो धीरे 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 करके बीजेपी के शासन में कम होती चली गई। ये कैसे हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि जिस तरह का सुशासन हुआ, और पहले की अहम अगर आप देखेंगे, आसाम अगर देखेंगे तो रक्त रंजित राजनीति रहा है। हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट होना, आतंकवादी हमले होना, उल्फा का, फिर आपके एनएसीएन का, बोडो लिबरेशन फ्रंट, कितने सारे आतंकवादी गुट थे जिन्होंने मतलब एकदम हाहाकार मचा के रखा था। मैंने गुवाहाटी शहर को जलता हुआ मैंने देखा है। कोकराझार पे तो हर दिन रक्तपात मचता था, हुजाई पे हर दिन रक्तपात मचता था। तो कहीं ना कहीं पे लगता था कि एकदम पूरा खंडित हो गया है, पूरा बिखर गया है असम। उसके बाद तरुण गोगोई जी के सरकार जाने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने लामबंदी की तमाम गुटों को और तमाम ग्रुप को, असम को अगर आपको जानना है तो केवल एसएमईस आइडेंटिटी नहीं है वहाँ पे। आपने पूछा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि बंगाली एसएमईस या मारवाड़ी एसएमईस, ब्रह्मपुत्रा के इस पार जो प्लेन्स के तरफ जो है, लोअर असम की तरफ जो है, वो आसामिया भद्रलोक वाले लोग हैं। और ऊपर के तरफ आप अगर जाएंगे, हुजाई जाएंगे, धुबरी आप डिब्रूगढ़ जाएंगे, तिनसुकिया जाएंगे, तो वहाँ पे ताई अहोम यानी कि अहोम जो ओरिजिनल अहोम ट्राइबल लोग, उनकी दबदबा है। फिर बोडोलैंड की तरफ आपके बोडो की दबदबा है, कार्बी आंगलोंग पे कार्बी, फिर मिशिंग ट्राइब, इन सब की दबदबा है। बराक वैली पे आप अगर आएंगे तो बराक वैली बिल्कुल बांग्ला आइडेंटिटी है वहाँ पे। बराक वैली पे बंगाली हिंदू आइडेंटिटी है। आपके सिलचर, हाइलाकंदी, ये तमाम जितने एरिया है। तो जब इतना ज़्यादा कॉकटेल हो, इस प्रदेश को संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल बात होती थी, और इसलिए हर समय चीज़ें चलता रहता था। और कांग्रेस की तो फितरत में और नियत में थी कि एक दूसरे को लड़ाओ और बंटवारे के राजनीति करके अपना कुर्सी को सुरक्षित रखो। और इसीलिए चाहे वो हितेश्वर सैकिया जी हो या फिर आपके तरुण गोगोई जी हो, जिस हिसाब से खुला छूट उन लोगों ने दिया था बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम को आने के लिए, उसके चलते और पेचीदा हो गया था। बीजेपी ने जो किया है कि शानदार वे में धीरे धीरे करके सबको एक छतरी के नीचे लेके आया, अपने रीजनल आइडेंटिटी और लोकल आइडेंटिटी को बचाते हुए। और उसके साथ जो एक ओवरलैपिंग हुई है पूरे भारतीय सनातन संस्कृति की, वो कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे करके आसाम को स्टेबिलिटी की ओर लेके गई। वो नतीजों में रिफ्लेक्ट भी होती हुई दिखाई दी, और वो वहां के माहौल में भी बदला है। देखिए, वही बात है जो हम लोग कुछ दिन पहले जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स और हिंदू इन्फ्लुएंस सीट्स की बात कर रहे थे, CSDS के ही क्लासिफिकेशन में अगर आप 2-4 साल पुराना चुनाव देखें,
असमीज स्पीकिंग हिंदू, बंगाली स्पीकिंग हिंदू, असमीज स्पीकिंग मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, TGL, ये सारे क्लासिफिकेशन होते थे। अब जैसे सर कह रहे, अब ये सारे क्लासिफिकेशन गौण हो गए। जैसा मैंने भी कहा पहले कि जो एथनिक आइडेंटिटीज थी, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज थी, वो हिंदुत्व आइडेंटिटी में असिमिलेट हो गई, है ना, जिसकी वजह से ये सारी जो बातें हैं, जो डिफरेंसेस थे, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो गए, मिटिगेट हो गए, और लार्जर हिंदुत्व अम्ब्रेला विच इज नॉट ओनली हिंदुत्व बट ऑल्सो दिस हिंदुत्व मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो दत्ता सर कह रहे हैं, गुड गवर्नेंस के मॉडल, जिसमें सबका साथ सबका विकास है, लार्जली सारे एथनिक आइडेंटिटीज ग्रुप्स। आज आप देखिए कि गौरव गोगोई, लुरिन ज्योति गोगोई और अखिल गोगोई, 3 अहम के लीडर्स, बड़े लीडर्स, 2 हार गए। सिर्फ अखिल गोगोई अपर आसाम से जीते हैं। तो जो एक ये पैटर्न था कि अपर आसाम से ही चीफ मिनिस्टर होगा, अब चीफ मिनिस्टर लोअर आसाम से है, और अपर आसाम में गोगोई फैमिली या अहम समाज का दबदबा है, कहीं ना कहीं वो भी अब न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। ये तस्वीरें हम जो लगातार देख रहे हैं, और नायब सिंह सैनी को भी जो मैं देख पाई हूं, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं, और एक एक करके तमाम चेहरे दिखाई देंगे। हालांकि अभी कुछ तस्वीरें तो बड़ी दूर से हैं, पर इतनी इंपॉर्टेंट बात अभी दत्ता जी ने जहां से शुरू की और अमिताभ जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नायब सिंह सैनी की ये तस्वीर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। अजीत जी, ये बात तो सही है, MOU साइन हो गया था ना तीनों गोगोईज में, लेकिन वो भी काम नहीं आ पाया। ये जो काम बीजेपी कर पाई कि पूरे हिंदू मॉडल को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना, बिहार में भी वो जो जातियों में भी जो सब कैटेगरीज है, उस सब कैटेगरी के भी लोगों को अपने साथ साध लेना। आप एक बार उत्तर प्रदेश की 24 के चुनाव का अगर अलग कर दें, जो PDA वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव का चल गया था, तो आप मोरलेस देखिए, जितने राज्य हैं बीजेपी वो उस हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे सभी जातियों को लेकर आ पाई है। बिल्कुल, ये बाकी तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, कांग्रेस हो या दूसरी प्रादेशिक पार्टियां, उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन था कास्ट का, हिंदू ब्लॉक के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन था कास्ट का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और वो कम होने का नतीजा ये है कि अभी भी उसकी कोशिश हो रही है कि उसको ब्रेक करें, और जो पैन हिंदू कोलिशन बीजेपी बना रही है जातियों के भीतर, उसको ब्रेक करें, उसकी कोशिश हो रही है। बाकी जगह हो सकता है अभी समय लगे, लेकिन चूंकि असम में ऑलरेडी 35% मुस्लिम आबादी थी, तो असम में ये करना बहुत आसान था कि आप पैन हिंदू एक कोलिशन मजबूती से बना लें। और उसके साथ बीजेपी ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को भी समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो उसके सहयोगी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि उसने इथनिक आइडेंटिटी समाप्त हो गई, इथनिक आइडेंटिटी है। उनको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियों को जो पर्याप्त स्पेस भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जैसे असम गण परिषद अपर आसाम की पार्टी है, शुरू से अपर आसाम की पार्टी है, प्रफुल्ल कुमार महंता मुख्यमंत्री होते थे, अपर आसाम के नेता थे, उसको रखा हुआ है। उसके नेता जो अभी अब उसके जो अध्यक्ष हैं अतुल बोरा, वो मंत्री भी बन रहे हैं, तो अपर आसाम के लिए उसने रखा हुआ है AGP के साथ उसका अलायंस है। अगर इथनिक आइडेंटिटी की बात करनी है तो वो उसके साथ AGP है। और बोडोलैंड का इलाका है, उसके लिए उसने रखा हुआ है एक फायर ब्रांड लीडर को, हाग्रामा मोहिलारी उसके अलायंस पार्टनर है, वो उनके साथ रखा हुआ। एक पर्दे के पीछे की स्ट्रेटेजिक अलायंस प्रमोद बोडो के साथ भी अलग है, लेकिन बोडोलैंड में उसके पास एक चेहरा है जो वहां की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और खुद राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति के चेहरे के तौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा है, एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी है। तो उसने इथनिक आइडेंटिटी को, ऐसा नहीं है कि डायलूट हो गया है, बीजेपी ने उसको अपने साथ जोड़ा है उनके चेहरों को आगे करके। ये हो सकता है कि थोड़े समय के बाद और कंसोलिडेट हो जाए बीजेपी के साथ, चूंकि अब बीजेपी पहली बार हम देख रहे हैं कि 80 सीटें बीजेपी जीती है, अपने दम पर बीजेपी को बहुमत आ गया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर लगातार दूसरी बार शपथ ले रहा है। इसके पहले कोई नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर 2 बार नहीं बना था। प्रफुल्ल महंता 2 बार CM बने, लेकिन 2 अलग अलग टर्म में बने जी। एक टर्म की बात अभी कह रहे थे राहुल जी, जो दूसरा टर्म था उनका 2001 में खत्म हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, उस समय बने थे वो। पार्टी की हैट्रिक भले ही रही हो, कांग्रेस की लगातार कांग्रेस बनता था, कांग्रेस का CM दोबारा शपथ लेता था। नॉन कांग्रेस फर्स्ट CM है जो लगातार दूसरी बार शपथ ले रहे हैं।